आज हम लोग चर्चा एक समसामयिक विषय अहमदाबाद विमान दुर्घटना की करेंगे। इस दुर्घटना में इतने लोग मारे गए और इतनी जनधन की हानि हुई कि आज पूरा देश शोकग्रस्त है और लगातार जनता के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि यह विमान दुर्घटना कैसे हुई, इसका क्या कारण था, इसमें किसकी गलती थी, यह विमान कौन था, किस कंपनी का था, कौन इसे उड़ा रहा था, भविष्य में ऐसी पुनः घटना न हो इसके लिए क्या उपाय किए जाएं, ये सभी प्रश्न हर भारतीय के मन में उमड़ रहा है। आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम यह जान लें कि यह दुर्घटना कहाँ हुई और कब हुई और यह कहाँ के लिए उड़ान भरी थी। तो जैसा हमें पता है कि यह दुर्घटना 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:38 पर हुई और यह विमान एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 थी, जो गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 230 यात्री और 12 विमान दल के सदस्य थे। इस प्रकार कुल 242 लोग इस पर सवार थे, जिसमें अधिकतर भारतीय थे और कुछ विदेशी यात्री भी शामिल थे। सबसे ज़्यादा विदेशी यात्रियों की बात करें तो वह ब्रिटिश नागरिक थे। इस विमान दुर्घटना में एकमात्र जीवित यात्री भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार हैं। यह दुर्घटना टेक ऑफ के दौरान अर्थात उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही मेघानी नगर क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज के परिसर में हो गई, जहां पर कुछ जूनियर डॉक्टर कैंटीन में बैठकर भोजन कर रहे थे। वे भी इस दुर्घटना में मारे गए। जैसा कि सूचना प्राप्त है कि इसमें लगभग 15 जूनियर डॉक्टर मारे गए। अब हम दुर्घटना के कारणों की चर्चा करते हैं। पहले तो हम यह स्पष्ट कर दें कि यह दुर्घटना क्यों हुई, यह अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है। जब तक ब्लैक बॉक्स से हमें अधिकृत जानकारी न मिले, कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन तब भी हम कुछ संभावित कारणों पर विचार कर लें। अगर मैं पहले कारण की चर्चा करें तो हमें 70 से 80% तक इसमें पायलट की गलती नज़र आ रही है। अगर मैं दूसरे कारण की चर्चा करें तो तकनीकी खराबी आने की संभावना भी लगभग 10 से 15% तक लोग मान रहे हैं। वहीं पर अगर तीसरे कारण की बात करें तो पक्षी के टकराने से भी दुर्घटना हो सकती है या कोई साजिश भी हो सकती है। लेकिन इन सभी कारणों का अगर विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि जो पायलट थे बड़े अनुभवी थे, ऐसे में उनसे गलती की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वहीं पर इंजन फेल होने की संभावना से भी इनकार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें दो इंजन लगे रहते हैं। यदि कोई एक इंजन फेल करेगा तो दूसरा इंजन स्टार्ट हो जाएगा और एक साथ दोनों इंजन फेल हो जाए यह संभव नहीं लगता है। दोनों का एक साथ फेल होने की संभावना 10 लाख में एक बार है। वहीं पर पक्षी टकराने और साजिश का अभी तक कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमें जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हमें ब्लैक बॉक्स के द्वारा प्राप्त जानकारी के लिए अभी कुछ दिन इंतजार करना चाहिए। अब हम हादसे के बाद बचाव कार्य की चर्चा करते हैं। तो हादसे के तुरंत बाद NDRF की टीम, BSF की टीम और दमकल की गाड़ियां दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर आग बुझाने और मलबा हटाने का काम किया और घायलों को तत्काल अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां पर 70-80 डॉक्टरों की एक टीम ने घायलों की देखभाल की और उनके रिश्तेदारों के DNA सैंपल लिए, क्योंकि दुर्घटना में मारे गए लोगों का शव इतना क्षत विक्षत हो गया था कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। अब DNA सैंपल के माध्यम से ही शवों को पहचाना जा सकता है। अब हम इसके जांच की बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब हम जांच करने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यही हम अब की बार भी कर रहे हैं। इसकी जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने शुरू कर दी है। इसकी जांच
एनआईए ने अपने एंगल से शुरू कर दी है और जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं सब अपने अपने हिसाब से इस जांच कार्य में जुट गई हैं। वहीं पर अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी भी इस जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं। अब हम बात दुर्घटना में मारे गए लोगों के मुआवजे की करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार जब इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो मुआवजे का भी प्रावधान करती है। जैसा कि मॉन्ट्रियल कन्वेंशन संधि के तहत एयर इंडिया को प्रत्येक मृतक यात्री के परिवार को लगभग 1.5 करोड़ का मुआवजा देना होगा। वहीं पर टाटा ग्रुप ने प्रति पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है और जिस आवासीय क्षेत्र में यह विमान गिरा है वहां पर भी जो हुई नुकसान है उसकी भरपाई सरकार करेगी। अभी भी हमारे मन में वही प्रश्न बार बार आ रहा है कि दुर्घटना हुई कैसे, क्योंकि विमान उड़ान भरने के पहले कई जांच की जाती है और यह सब इलेक्ट्रॉनिक होता है, कोई मैनुअल नहीं होता है। यदि हमने किसी प्रोसेस को मिस किया तो कई अलार्म बजने लगते हैं। ऐसे में मन में यही आता है कि यदि सभी जांच की गई तब यह दुर्घटना कैसे हुई। वहीं पर अगर इसके मुख्य पायलट की बात करें तो इसके मुख्य पायलट सुमित सभरवाल थे, जो काफ़ी अनुभवी पायलट थे। उन्हें ऐसे उड़ान भरने का एक लंबा अनुभव था, तो ऐसे पर भी उन पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। वहीं पर अगर विमान की बात करें तो ये 11 साल पुराना जरूर विमान था, लेकिन इसके पहले वह सुबह में दिल्ली से अहमदाबाद की उड़ान भरा था, तब उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई थी। फिर यह सब कैसे हुआ, यह जानने के लिए पूरी जनता बेचैन है। लेकिन इन सभी बातों को ब्लैक बॉक्स की जानकारी आने तक हमें अपने मन से अब निकालना होगा। यह जरूर है कि यह दुर्घटना ये गहरी त्रासदी है। ये केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व समुदाय को द्रवित कर दिया है। यह दुर्घटना विमानों की सुरक्षा, तकनीकी रखरखाव और आपातकालीन स्थिति में कैसे निपटे, इन सभी बातों पर गहन मंथन हमें करना होगा और इसका उत्तर हमें ढूंढने का प्रयास करना होगा। अभी तक जब हम चर्चा कर रहे थे तो कुछ ऐसे शब्द आ रहे थे जिन्हें हम समझ नहीं पा रहे थे। अब ऐसे ही महत्वपूर्ण शब्दावली की अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बार बार ब्लैक बॉक्स की चर्चा किए हैं कि ब्लैक बॉक्स की जानकारी आने तक हमें इंतज़ार करना होगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि यह ब्लैक बॉक्स क्या है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि विमानों में एक CVR होता है, अर्थात कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, और एक DFDR होता है, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। आमतौर पर इन्हें ही ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स की शुरुआत 1953-54 में हुई, जब कई विमान दुर्घटना हुई। तब यह आवश्यकता महसूस हुई कि इस तरह का कोई उपकरण लगाया जाए जो सभी तकनीकी खामियों को बता सके, क्योंकि अक्सर जब यह विमान दुर्घटना होती है तो कोई जीवित नहीं बचता। इसलिए अब कोई गवाह नहीं होता जो बता सके कि उस समय क्या ऐसा हुआ था कि यह दुर्घटना हुई। इन्हीं सब के लिए ब्लैक बॉक्स लगाया जाता है। सबसे पहला ब्लैक बॉक्स 1954 में विमान में लगाया गया। वैसे हम इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, लेकिन इसका रंग लाल या गहरा नारंगी होता है। इसे हिंदी में हम उड़ान अभिलेखी भी कहते हैं। इसे विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है, क्योंकि पिछला हिस्सा यह देखा गया है कि दुर्घटना के बाद भी वह सेफ बच जाता है। यदि न भी सेफ बचे तो इसे ऐसी धातु से बनाया जाता है कि यह लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान 1 घंटे तक सहन कर सकता है। इसमें से 90 दिनों तक एक विशेष प्रकार की प्रकाश तरंगें निकलती है, जिससे इसे ढूंढना आसान होता है, और इसका कलर भी लाल या गहरा नारंगी रखा जाता है, जिससे इसे ढूंढना आसान हो जाए। वहीं पर मैं अगर अहमदाबाद विमान दुर्घटना के ब्लैक बॉक्स की करूं तो इसे 13 जून को एक छत पर पा लिया गया और अगली सुबह दूसरा भी ब्लैक बॉक्स प्राप्त कर लिया गया है।
अब हम दूसरे एक महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा करते हैं और वह शब्दावली है VTANB। यह एक विमान पंजीकरण संस्था होती है जिसका उपयोग किसी विमान के पहचान के लिए किया जाता है। जैसे हमारी बाइक, कार, ट्रक, बस आदि पर वाहन नंबर लिखा होता है कि यह गाड़ी किस ज़िले में रजिस्टर्ड है, किस प्रदेश में रजिस्टर्ड है, इसका क्या नंबर है। उसी तरह यह विमान का भी पहचान नंबर होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला VT। अगर मैं VT की बात करूं तो इसका पूरा नाम वायसराय टेरिटरी है। यह जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तब से यह प्रथा चली आ रही है और अब इसका उपयोग केवल नाम मात्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के नियमों के अनुसार प्रत्येक देश का एक विशिष्ट कोड होता है जो यह दर्शाता है कि यह किस देश का विमान है। तो वहीं पर जो VT संकेत है यह भारत देश का कोड है। अब हम बात करते हैं ANB का। वैसे ANB का कोई विशेष अर्थ नहीं है, बल्कि यह 3 अक्षरों का कोड है जो एक एक बात को बताता है। इस विमान का मालिक कौन है, जैसे A अर्थात एयर इंडिया इस विमान का मालिक है, और इस विमान का मॉडल क्या है और इसके तकनीकी विवरण क्या है, इसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। अब हम एक नए शब्दावली ड्रीम लाइनर पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि जो ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसे हम अहमदाबाद विमान दुर्घटना कह रहे हैं, इस विमान के आगे हम ड्रीम लाइनर लगाते हैं। अब ये मन में बात आती है कि इसे ड्रीम लाइनर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो विमान था इस प्रकार का डिजाइन किया गया था कि जिससे उसमें यात्री जो बैठने वाले हैं उनको काफ़ी कंफर्ट महसूस हो, आरामदायक हो, और जब उड़ान भरे ये विमान तो उनको एक अच्छा अनुभव हो और उनको इस तरह की फीलिंग हो जैसे सपने में किसी अच्छे चीज़ की फीलिंग होती है, उस तरीके की उन्हें फीलिंग इस उड़ान के दौरान हो। इसीलिए उसे हम ड्रीम लाइनर के नाम से जानते हैं। अब हम एक नए शब्दावली बोइंग 787-8 की चर्चा करते हैं। अब ये होता है कि ये बोइंग 787-8 क्या है, तो मैं ये बताऊं कि यह बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया विमान है, इसीलिए उसके नाम के आगे बोइंग लगा है। और यह विमान 787 श्रृंखला का एक सदस्य है। यह कंपनी 787 श्रृंखला का 787-8, 787-9, 787-10 आदि बनाती है, और इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। इसकी बॉडी चौड़ी होती है और यह लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है, और अगर करें तो यह लगभग 13,000 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है, और यह एक साथ लगभग 242 से 296 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती है। अब हम एक महत्वपूर्ण शब्दावली मेडे काल की चर्चा करते हैं। जैसा कि इस अहमदाबाद विमान दुर्घटना के समय यह चर्चा में आया कि पायलट द्वारा मेडे मेडे बोला गया था। अब यह प्रश्न उठता है कि यह मेडे क्या है, तो आपको बताते चलें कि मेडे काल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की स्थिति में यह प्रयोग किया जाता है। यह एक फ्रेंच शब्द यम एडर से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मेरी मदद करो। तो आज हमने अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बारे में विस्तृत चर्चा की कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई और इनके कारणों में क्या क्या संभावित कारण है उसकी चर्चा की है। लेकिन जब तक इसके ब्लैक बॉक्स से हमें अधिकृत जानकारी न प्राप्त हो तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।